हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा क्या था, वी स्टडीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। उसके बाद हमने मेल के पार्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। पिस्टल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। पिस्टल के बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था। और आज हमें स्टार्ट करना है एक सबसे बड़ा और एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि ये देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बट दिमाग लगा के समझने वाला टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। और नाम का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। देखो, मेगास्पोर का मतलब क्या होता है, फीमेल गैमेट बनना। मेगास्पोर का मतलब क्या हुआ, फीमेल गैमेट बनना। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। यानी कि वो मेथड जिससे फीमेल गैमेट बन रहा है वो क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरा डायग्राम है ना, अगर तुमको ये 2 मिनट ध्यान से सुनने पे समझ आ गया ना, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो, स्टार्ट करना है मुझे एक सिंगल सेल से। यहाँ पे ये रहा हमारा न्यूसेलस। मैंने तुम्हें बताया था न्यूसेलस में सारी सेल्स से पूछा जाता है कि भाई आप में से कौन फीमेल गैमेट बनाना चाहता है। सिर्फ कुछ ही सेल्स होती हैं जो कहती है भाई मैं बना दूंगी गैमेट, ठीक है। तो इमेजिन करो ये रही वो सेल्स, ये बीच में 2-4 सेल्स हैं, इनमें से मैं एक को बना देती हूँ। ये है वो सेल जो कि मेगास्पोर बनाने वाली है। तो ये कौन सी सेल हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल ही होगी ना, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगी। अब इमेजिन करो तुम एक सेल को अपन ने बाहर निकाल दिया, ये लो, ये आ गई हमारी एक मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब डेफिनेटली रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या कराना पड़ेगा, पहले मियोसिस कराना पड़ेगा। भाई अगर तुम्हें गैमेट बनाना है तो तुम्हें मियोसिस कराना पड़ेगा। तो हम पहले कराते हैं मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 क्या था, याद करो बच्चों, मियोसिस 1 था रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर दिए जाते हैं। सो दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। एज अ रिजल्टेंट क्या बनेंगी, 2 नई सेल्स बनेंगी। ये लो, ये बन गई 2 नई सेल्स, ठीक। दोनों सेल्स कितना होगा भाई, तुमको पता है आधा आधा क्रोमोसोम कैरी करेंगी। तो जो भी इसका होगा, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 की 2 सेल्स बन जाएंगी। अब आगे तुमको पता है ये क्या होने वाला है, मियोसिस 2 होने वाला है। सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप विल बी मियोसिस 2। ये लो, मियोसिस 2। मैंने तुम्हें बताया था मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन होती है। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखना है और 2 सेल से 4 सेल बना देनी है। तो ये जो 4 सेल बनती है मैं इधर बना रही हूँ, दे आर समथिंग लाइक दिस। ये देखो, इस तरीके से बनती है 4 सेल, 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 एंड 4, ऐसे बनती है 4 सेल। समझ आ गया तुमको, ये चारों सेल कौन सी है, मेगास्पोर की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, माइक्रोस्पोर के केस में इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं और समय आने पे सारे अलग अलग होकर एक एक पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक जादू होगा। हम एक्चुअली में यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक फीमेल गैमेट बना के मानेंगे। कैसे, देखो अभी तक तो अपन ने वही सेम प्रोसेस किया जो कि माइक्रोस्पोर बनाने के टाइम पे क्या था, क्या किया, एक मेगास्पोर मदर सेल बनाया, मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस 1 कराया, मियोसिस 1 करा के 2 नई सेल्स बनाई, समथिंग लाइक दिस। ये रही अपनी 2 सेल। इन दोनों सेल को हमने मियोसिस 2 कराया और मियोसिस 2 से अपन ने ऐसा बनाया। अब इस सेम स्ट्रक्चर को तुम इमेजिन करो, मैं बीच में लेकर आ रही हूँ, ये ला, यहाँ पर आ गया, ये लो, इसी सेम स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने किया ना उसको मैंने यहाँ पे बीच में पहुंचा दिया और बीच में देखो ये बन गई 1 2 3 4, ठीक। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कमाल की बात क्या होगी, तुम याद करो ये वाला जो रीजन था इसको हम चलाजल रीजन बोल रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था जहां से इंटैग्यूमेंट कवर है वो चलाजल रीजन, और जहां से नीचे से इंटैग्यूमेंट थोड़ी सी जगह छोड़ दे, समथिंग लाइक दिस, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा वाला, माइक्रोपाइल रीजन। तो 2 रीजन मैंने तुम्हें बताए थे, जहां से इंटैग्यूमेंट पूरा कवर कर जहां से इंटैग्यूमेंट पूरा कवर कर रहा है वो अपना चलाजल रीजन है, और जहां से इंटैग्यूमेंट थोड़ा सा छोड़ रहा है वो हमारा कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइल रीजन। इतना तो अपन को पहले से ही याद है। अब तुम देखो कमाल की बात क्या होगी, इन चारों में से एक्चुअली में सिर्फ एक को ही जिंदा रखना है। देखो ध्यान से सुनो, 4 सेल बनी है पर मुझे इन 4 में से सिर्फ एक को ही जिंदा रखना है। ये मेरी इच्छा नहीं है, मतलब ये फ्लावर की इच्छा है। मैं क्यों ऐसी इच्छाएं दिखाऊंगी। देखो अब क्या होगा, कमाल की बात क्या होगी,
इन चारों में से डिसाइड किया जाता है कि 3 को तो हमें मारना ही है। अब ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके तो गिनेंगे नहीं कि किसको मारे किसको जिंदा रखें, तो फिक्स कर दिया फ्लार ने कि जो भाग्यशाली सेल, जो लकी सेल चलाजा रीजन की साइड होगी उसको तो अपन जिंदा रखेंगे। ये रही, ये खुश हो गई भाई, मैं हूं चलाजा की साइड। और रिमेनिंग जो 3 हैं जो कि माइक्रोपाइल की साइड हैं उनको अपन मार देंगे। ये देखो, ये देखो 1, ये रही 2, ये रही 3। क्या किया अपन ने, 4 में से तुमको एक को ही जिंदा रखना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमेशा हर बार डिसाइड किया जाए अब किसको छोड़ा जाए किसको मारा जाए, ऐसा इतना टाइम नहीं है फ्लार के पास भी। तो फ्लार ने फिक्स कर दिया कि जो सेल लकी सेल चलाजा की साइड होगी उसको तो अपन जिंदा रखेंगे, बाकी 3 जो है ना जो माइक्रोपाइल की तरफ पहुंच गई उनको अपन मार देंगे। ये फिक्स हो गया। तो ये वो 3 सेल हैं जो बेचारी मारी जाएंगी, डेड, और ये वाली हो जाएगी लिविंग, जिसको आगे डिवाइड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई तुमको, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। एक सेल से डिवाइड शुरू हुआ था, पहले तो वही नॉर्मल डिवीजन हुआ, रिडक्शनल, एंड देन उसके बाद क्या हुआ अपना ये वाला नॉर्मल। ये सेल्स कुछ इस तरीके से एक साथ हैं। इनमें से जिंदा किसको रखना है, जो चलाजा की साइड है उसको जिंदा रखो, और जो माइक्रोपाइल की साइड है उन तीनों को अपन क्या कर दो, मार दो। ये फिक्स हो गया अपन का, बस कंक्लूजन समझ आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो अब क्या हुआ, जो एक सेल बची यानी कि जो 4 सेल थी उन 4 में से मैंने क्या किया, इन 3 को तो मार दिया, खत्म कर दिया, इस सेल को मैंने जिंदा रखा। ठीक है, अब इस सेल को थोड़े और संघर्ष करने पड़ेंगे एम्ब्रियो सैक बनने के लिए। क्या क्या करता है वो, इसको हमने बोला बेटा अभी तेरी जर्नी खत्म नहीं हुई, अभी तेरे को थोड़ा और डिवाइड करना है। एक मियोसिस करने के बाद अभी तेरे को 3 तू कर ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू फर्दर 3 मियोसिस, सॉरी 1 मियोसिस तो तू कर ही चुका है, अब तू फर्दर 3 माइटोसिस कर दे, और 3 माइटोसिस के बाद हमें फाइनली एम्ब्रियो सैक मिलता है। कुछ इस तरीके से देखो, ये एक सेल है, तुम समझ रहे हो, ध्यान से देखना, ये एक सेल है, ये रही एक सेल, इसने क्या करा पहले, ये देखो ये एक सेल, इसने किया माइटोसिस 1, इसने क्या किया माइटोसिस 1, और ये बन गई ऐसी, देखो 1 2, देखो तुम, ये रहा तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर। आ गया तुम्हें समझ बात, वापस सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। ये रही वो सेल, इसको मैंने पहला डिवीजन कराया माइटोसिस 1, ये देखो 1 से 2 बन गई, देखो आपका पहला डायग्राम यही कह रहा है। अब तुमको क्या करना है, ये 2 सेल है, दोनों को डिवाइड कराना है। अब इसको डिवाइड कराओगे तो इसकी 2 बन जाएंगी, और इसको डिवाइड कराओगे तो इसकी 2 बन जाएंगी, यानी कि जो नई सेल बनेगी उसमें 2 इधर और 2 इधर होंगी। देखो तुम अपना सेकंड डायग्राम, तुम्हें समझ आ रहा होगा, यही है। आया बच्चों समझ, इजी है बहुत ही। अब आओ तीसरे पे, तुम्हारा फाइनल चांस है तीसरा माइटोसिस करना। अब देखो तुम क्या करोगे, इधर डिवाइड करना शुरू करोगे। अब तुम ध्यान से देखना इस चीज को, ये लो, इसको डिवाइड करोगे तो 2 नई सेल बनेंगी, इसको डिवाइड करोगे तो 2 नई, इसको डिवाइड करोगे तो 2 नई, और इसको डिवाइड करोगे तो 2 नई। टोटल कैलकुलेट करो, ये रही 4, ये रही 4, यानी कि मुझे अगली सेल में टोटल 8 सेल्स बनानी है। तो ये लो मेरी अगली सेल, ये रही रेड कलर की बड़ी सी सेल जो कि अगली और फाइनल सेल है, और इसके अंदर मेरी ये रही 4 सेल, 1 2 3 4 इधर की साइड, 1 2 3 4 इधर की साइड। आ जाओ बच्चों, ये थर्ड डायग्राम देखो, यही कह रहा है। तो असली में जो डायग्राम है ना, कुछ भी नहीं है, तुम्हें डराने के लिए एक साथ डाले गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। जो 4 में से एक जिंदा बची थी उसका हमने डिवीजन करा दिया 3 बार। और कौन सा डिवीजन कराया, माइटोसिस। पहला डिवीजन जब मैंने किया 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, बस खत्म कर दो, 3 माइटोसिस कराने। सो कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो क्या हुआ है, अगर अपन कंक्लूजन देखें तो यहां पर अपन ने एक मियोसिस कराया, ये याद रखोगे आप लोग, एक मियोसिस कराया, और उसके बाद हमने 3 माइटोसिस कराया जो मियोसिस की एक सेल बची थी। ये एक लकी सेल का हमने फर्दर 3 माइटोसिस कराया। इस तरीके से तुमको वो 8 सेल मिली। क्लियर है, बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है। बस तुम्हें एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, 3 अपन को माइटोसिस कराने हैं बाद में, एक मियोसिस के बाद। और तुम किसका माइटोसिस कराओगे, जो एक लकी सेल बची है, किस साइड, चलाजा की साइड। क्लियर है, चलो आगे देखो। अब देखो, ये रही वो 4 इधर 4 इधर। अब ये खुद ऐसे तो रहेंगी नहीं, ये थोड़ा सा अरेंज करना चाहती है खुद को, मतलब ना खुली खुली जगह चाहती है। तो क्या होता है, यहाँ की एक सेल
और यहाँ की एक सेल कहती है चलो हम दोनों बीच में रहे। अब तुम समझ रहे हो, अपन एक नए घर में गए, अपन सब जैसे एंटर करे, सबको बोला भाई अपना अपना रूम डिसाइड कर लो, सब एकदम भागने लग जाते ना, अरे मैं ये रूम लूंगी, मैं ये रूम लूंगा, ऐसे होता है ना। कहीं अपन मतलब ऐसे भागते तो नहीं है, बट स्टिल फिर भी हम डिसाइड करते हैं ना कि मुझे तो यार ये रूम चाहिए, कोई कहता है मुझे ये रूम चाहिए। तो ये तुम इमेजिन कर लो, ये 8 बच्चे हैं या 8 लोग हैं, इनको अपन ने इस घर में छोड़ दिया। नाउ दे हैव टू डिसाइड कि उनको कहाँ रहना है। तो ये बिल्कुल प्यार से डिसाइड कर लेते हैं। देखो इधर की एक सेल और इधर की एक सेल कहती है हम दोनों बहनें बीच में रहेंगी। ये दोनों डिसाइड कर लेती है कि हम दोनों सिस्टर्स बीच में जाके एक दूसरे के साथ रहेंगी। तो ये देखो दोनों सिस्टर्स ने बीच ये तीनों भाई हैं, ये तीनों कहते हैं हम तो बॉयज गैंग बनाएंगे और एक ही साइड रहेंगे। ये देखो 3 भाई ऊपर ही रह गए, ठीक। फिर ये तीनों लास्ट में जो बचते ना, ये 3 भाई बहन, एक बहन है और 2 भाई हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों नीचे आ जाते हैं। नीचे कहते हैं हम ये नीचे की साइड लेंगे। तो ये देखो ये तीनों नीचे की साइड आ गए। इन शॉर्ट तुमने क्या किया, जो 8 सेल्स थी उनको जगह अलॉट कर दी, एक इस साइड की एक नीचे की साइड की, कहती है हम तो बीच में बैठेंगे। ये लोगों बीच में आ गई। अब इधर 3 बची और इधर 3 बची। अब देखो इस डायग्राम को देख लिया तुमने, अब तुम फाइनल अलॉटमेंट देखो, वो इजी रहेगा, इसको मत समझो। देखो जो मैंने कहा था ना 3 भाई जो बॉयज गैंग बना रहे थे, वो देखो ये रहे तीनों। इन तीनों का नाम हमने रख दिया एंटीपोडल। मैंने इनको लड़का इसलिए बोला क्योंकि एंटीपोडल थोड़ा सा ना लड़के जैसा साउंड कर रहा है, पता नहीं मुझे साउंड करता है एंटीपोडल लड़के जैसा। तो ये है वो बॉयज गैंग जो कि वहां जाकर एक दूसरे के साथ तीनों एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। ये लो ये तीनों भाई एक रूम शेयर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर वो दोनों बहनें जो बीच में आई थी, एक इस साइड से एक इस साइड से, ये ध्यान से देखो ये रही वो दोनों बहनें, और ये दोनों बहनें एक साथ हैं बिल्कुल चिपकी हुई। ये एक एक को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर, एक एक सेल को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। और अगर ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती है तो इसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियर। क्या बोल देते हैं इसे अपन, सेकेंडरी न्यूक्लियर। यहाँ तक की बात क्लियर है अपन को। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्योंकि बीच में है इसलिए इनको सेंट्रल सेल भी बोल देते हैं, बीच में बैठी है ना इसलिए सेंट्रल सेल भी बोल दिया। फिर तुम याद करो 3 सेल नीचे थी, अब ये इस तरीके से अरेंज कर लेती है खुद को। देखो 2 बड़ी सेल्स बनती है कुछ इस तरीके से, ये बन गई 2 बड़ी सेल। इन दोनों बड़ी सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। कोई बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा यार ये नाम सारे याद करने हैं, तो देखो मेरे बच्चों तुम एक बार सुनोगे और तुम्हें समझ आ जाएगा जब मैं फाइनल कंक्लूड करूंगी कि किन किन सेल्स के नाम याद करने हैं और कौन कौन अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। देखो ये रही 2 सेल्स जिनको हमने सिनर्जिड नाम दिया, और ये ऊपर दिख रही है तुम्हें इसके सिर पे बैठी हुई ऐसी सी सेल, ये है मेन एग। यानी कि ये पूरे ड्रामे में असली में एक सेल निकली जो असली वाली फीमेल गैमेट है, वो कि ये देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में दिस इज द रियल फीमेल गैमेट। समझ आई तुमको बात, ये है असली फीमेल गैमेट। क्लियर है? आगे देखो नीचे आओ, ये तुम्हें थोड़ा सा इसके अंदर मस्त सी सामान दिख रहे हैं ना, ये देखो क्या है, देखो ध्यान से। ये जो दिख रहा है आपको सिनर्जिड, इसमें ऐसे ना उंगलियों जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये देखो ये देखो ये देखो, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, और ये बहुत ही काम के हैं। ये भी लेटर ऑन काम आने वाले हैं चीजों को अपनी साइड अट्रैक्ट करने में, जो तुमको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। क्या किया मैंने, 8 सेल ली और उन 8 सेल को अलॉट कर दिया। क्या हुआ, ये 8 सेल बनी इस जगह पे, इनसे कहा गया भाई तुम अपनी अपनी जगह डिसाइड कर लो, तुम अपने अकॉर्डिंग कमरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बॉय गैंग, जो 3 लड़के थे बॉयज गैंग, उन्होंने ऊपर की एरिया ले ली, ये रही तीनों। अब तुम ध्यान से सुनना बात, ये मियोसिस से बना है, ठीक है। जो सेल असली में चलाजा की साइड बनी थी वो मियोसिस से बनी थी, तो मियोसिस से बनी है तो माइटोसिस तो हो रहा है उसके अंदर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो n रहने वाला है। एक बार वापस सुनना, ये जो बात मैंने बोली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला न्यू सेलेस की ये एक सेल थी, ये न्यू सेलेस की एक सेल थी जिसने मियोसिस 1 कंप्लीट करके ये 2 सेल्स बनाई थी, और मियोसिस 2 कंप्लीट करके इस तरीके से 4 सेल्स बनाई थी। तो अब तुम याद करो इनका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, n होगा, भाई n ही होगा ना। यहाँ से 2n शुरू किए थे, यहाँ पे n आ गए, और यहाँ पे चारों सेल्स कैसी बन गई, n की बन गई। n में से 3 को तो अपन ने वहीं के वहीं मौत के घाट उतार दिया था, ये लो ये 3 मर गए, और सिर्फ एक ये बची थी। तो अभी इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, n ही होगा यार, n थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे।
अब अगर तुम n को माइटोसिस कराओ, कितनी बारी भी तुम माइटोसिस करा लो, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, n वाला n ही बनता है, 2n वाला 2n ही बनता है। तो अगर तुमने इसको डिवाइड करके कर करके तुमने यहाँ पर एक स्टेज लाई थी जब अपन ने 8 सेल्स बना दी टोटल, तो सारी सेल कैसी होंगी, n ही होंगी ना, हर एक सेल जो बनेगी वो n होगी। तो अगर मैं इनकी इंडिविजुअल बोलूं क्रोमोसोम सेट, तो इसका भी n होगा, इसका भी n होगा, इसका भी n होगा। समझ गए तुम, इंडिविजुअल हर एक एंटीबॉडी सेल n प्लस n प्लस n ही होगी। आई होप जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हो ये बात समझ आ गई होगी, और यही बात तुम्हें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, बीच की ये 2 सेल थी, एक के पास n था, एक के पास n था, दोनों ने कहा आओ हम दोनों वैसे भी बहने ही हैं, आओ हम दोनों अपने न्यूक्लियस को फ्यूज कर दें। बात सुनना, यहाँ मैं हूँ, एक पोलर न्यूक्लियर, मेरे बगल में एक और पोलर न्यूक्लियर, हम दोनों बहुत ना बोर हो रहे हैं, टाइम पास करने का मन हो रहा है हमारा, तो हमने अपने दोनों के न्यूक्लियस को फ्यूज कर दिया। मेरे पास n था, मेरी बहन के पास n था, दोनों n n जुड़ गए तो कितने बन गए, 2n बन गए। तो बीच में जो सेंट्रल सेल होती है उसमें n प्लस n हो जाता है और 2n बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ रहे हो ना तुम, एक n इसके पास था, एक n मेरे पास था, हम दोनों को पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी, हमने अपने न्यूक्लियस को फ्यूज कर दिया और दोनों ने मिला के 2n बना लिया। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, एक बहन के पास 50 रुपए थे, दूसरी बहन के पास भी 50 रुपए थे, दोनों ने टोटल करके बोल दिया हमारे पास टोटल 100 रुपए हैं। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर इसके पास 50 और इसके पास 50, दोनों ने मिला के 100 बोल दिए, बट तुमको असलियत पता है कि एक का 50 है और दूसरे का 50 है, बट दोनों दिखाने की कोशिश करिए कि हम दोनों बहनों के पास तो 100 रुपए हैं। ठीक है, इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। अब आओ नीचे की तरफ, ये नीचे की साइड आए अपन, ये 3 सेल्स हैं, ये दिख रही है तुमको 3 सेल, क्योंकि माइटोसिस से बनी है तो ये भी n n n ही होगी, तो ये भी एक n सेल, ये भी एक n सेल, ये भी एक n सेल। समझ गए तुम? तो अल्टीमेटली तुमको यहाँ पर कितनी सेल मिली, 8 सेल मिली, 8 में से 2 ने तो फ्यूज कर लिया, बाकी सब n n रह गई। सो ऑल दीज 3 विल बी n, ये 3 भी n रहेंगी, बस बीच की दोनों बहनों ने अपने न्यूक्लियस को फ्यूज करके 2n बना लिया। क्लियर है? ये बात कोई भी नहीं भूलेगा क्योंकि इसके आगे का सारा कॉन्सेप्ट इसी फंडे पे रन करेगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब हमें क्या कर रहे हैं, हमने फीमेल गैमेट बना दिया, हमने मेल गैमेट बना दिया, अब हमारा काम है दोनों को फ्यूज कराना। देखो, मेल गैमेट के पाँव नहीं है, फीमेल गैमेट के पाँव नहीं है, दोनों एक दूसरे के पास कैसे पहुंचे? तो अब हमें कुछ चीजों की जरूरत है जो इनको मिलाएं। समझ रहे हो भाई? फ्लावर ने एक साइड बना दिया मेल गैमेट, एक तरफ फ्लावर बना रहा है फीमेल गैमेट। अभी तो दोनों को मिलाने के लिए हमें कुछ मीडियम चाहिए होगा, क्योंकि दोनों के पास ही पाँव नहीं है खुद के पास चल के आने के लिए। तो अब हमारे पास एक मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे अपन? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जो मेल पार्ट होता है, जैसे ये जो मेल पार्ट है, इसने जो पॉलन ग्रेन बनाया है, यहाँ से उठ के ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, इसे ही पॉलिनेशन कहते हैं। वापस सुनो, मेल ने जो पॉलन ग्रेन बनाए हैं उन्हें ही जब हम ट्रांसफर कर दें फीमेल के स्टिग्मा पे, ऐसे सिर पे, उसी को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन कैसा हुआ है, क्या हुआ है, ये भी थोड़ी सी रामायण है अपने पास। देखो, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखो, सेल्फ और क्रॉस क्या होता है। देखो, सेल्फ वर्ड का मतलब समझते हो? सेल्फ का मतलब होता है खुद में। अगर मैं एक फ्लावर हूं, मतलब मैं क्यों समझाऊं, रुको, डायग्राम है अपने पास, ध्यान से सुनेंगे, डायग्राम बहुत ही इजी है, एज वेल एज समझ आ जाएगा। देखो, ये एक फ्लावर है, दिस इज अ सिंगल फ्लावर, इसके फ्लावर में ये रही ये फीमेल पार्ट और ये रहा मेल पार्ट। अगर इस मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन इसी के फ्लावर के फीमेल पार्ट पे आके लैंड हो जाएं, तो भाई फ्लावर तो सेम ही है ना। समझ गए तुम? ये रहा एक फ्लावर, ये रहा इसका फीमेल पार्ट, ये रहा इसका मेल पार्ट, इसी के मेल पार्ट से इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे आके चिपक जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये पहला केस है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर में काम चल रहा है। ये मेरा ही फ्लावर था, मैं ही एक फ्लावर हूँ, यहीं से पॉलन ग्रेन आके मेरे ही माथे पे चिपक जाए तो भाई मैं ही हूँ ना, फ्लावर तो एक ही रहेगा। सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। और क्योंकि एक ही फ्लावर में काम चल गया, इसलिए इसको नाम देते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब ही होता है यहीं से उठकर यहीं आ जाना, इस ऑटोगैमी। ठीक है,
अब सेल्फ पॉलिनेशन का एक और केस होता है, क्या? देखो, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, समझ रहे हो तुम? प्लांट का मतलब ये एक ही पौधा है ना, एक ही पौधा है। एक तरफ एक फ्लावर बन गया, एक तरफ एक फ्लावर बन गया। तुम देखते हो ना, ऐसा तो है नहीं ना कि एक बार में जब एक प्लांट पे एक ही फ्लावर उगता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। एक प्लांट पे कई बार खूब सारे फ्लावर उग रहे होते हैं। अब क्या हुआ, देखो, ये प्लांट एक है तो भाई जीन वाइज तो ये सेम ही होगा ना। इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो क्या होगा, जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो सेम होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर ये वाले जो गैमेट है, इस वाले जो मेल पार्ट से गैमेट, अगर मेल पार्ट से इधर गैमेट इसी के दूसरे वाले फ्लावर पे चल जाए, कुछ इस तरीके से, देखो ये एक फ्लावर है, मेरे वाले डायग्राम को देखो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ये इस प्लांट पे होगा, ठीक है। इसी प्लांट पे एक और फ्लावर उगा हुआ है कुछ इस तरीके से, देखो, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ, जैसे हवा हवा चली या कुछ हुआ, यहां से पॉलन ग्रेन इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर गया। प्लांट सेम है, ये मैं ही हूं एक प्लांट, यहां मेरे इस फूल से इस फूल पे कुछ ट्रांसफर हो गया, तो मैं तो एक ही हूं ना भाई, ऐसे एज अ प्लांट तो मैं एक ही हूं। तो मैं प्लांट एक ही हूं, तो क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा? तुम इधर से इधर पहुंचा दो, बट है तो वो दोनों एक ही प्लांट के फ्लावर, तो मानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेम चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको भी हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए तुम बात? भाई मेन पेरेंट तो एक ही है ना, चाहे फूल तुम इधर निकाल लो चाहे फूल तुम इधर निकाल लो, है तो एक ही, एक जगह से ट्रांसफर होना। तो क्योंकि जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, इसलिए इस टाइप को भी हम सेल्फ पॉलिनेशन में डालते हैं। पर इसका नाम क्या कहलाता है? जिटोनोगेमी। दिस इज कॉल्ड एज जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब था एक ही फ्लावर में काम चल रहा है, जिटोनोगेमी का मतलब है एक प्लांट के ही फ्लावर्स में बातचीत चल रही है। दिस इज जिटोनोगेमी। देखो लिखा हुआ है डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। समझ गए तुम? अब और तीसरा केस देखो, एक प्लांट ये उग रहा है, ठीक है, ये लो, ये यहाँ पर एक प्लांट ये उग रहा है कुछ इस तरीके से, और एक प्लांट ये यहीं की साइड, ये देखो, ये दूसरा, सेम ही स्पीशीज की बात चल रही है। मैं कतई ये नहीं बोल रही सनफ्लावर से जाके तुम रोज पे पटक दो, नो, स्पीशीज सेम है, एक सनफ्लावर दूसरा सनफ्लावर, एक रोज दूसरा भी रोज, ठीक है। तो ये प्लांट नंबर 1 है और इसी के आसपास एक प्लांट नंबर 2 उग रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब अगर इधर से जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर हो रहे दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट पे, वापस सुनो, ये प्लांट नंबर 1, यहां से पॉलन ग्रेन अगर उठ के दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पे जाके गिर जाए, तब अब तुम्हें जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, दोनों में जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा। समझ गए तुम मेरी बात? इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो यही है, जैसे हम एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं सब भाई बहन होते हैं, हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, समझ गए? तो एक प्लांट पे जितने भी फ्लावर उग रहे हैं उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी सेम है। समझ आ गई? अब अगर हम ऐसा तो नहीं होता ना अपने घर घर में शादियां कर लेते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, दूसरों से शादियां करते हैं, क्योंकि हमें जीन्स डिफरेंट चाहिए। ये है, दिस इज ऑल द लॉजिक बिहाइंड धूर की शादियां, ये लॉजिक है। हम चाहते हैं हमारे जेनेटिक्स में कुछ डिफरेंस आए, दिस इज अ फैक्ट। ह्यूमन बी इवॉल्व तभी तो करेगा ना भाई जब तुम्हारे जेनेटिक कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए तो होता है ना हम दूसरों से शादी करते हैं, ताकि वहां के जीन कुछ अलग होंगे, हमारे जीन कुछ अलग होंगे और जेनेटिक्स में कुछ डिफरेंट आएगा, डिफरेंट चीज बनेगी ना, वेरिएशन आएगा। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये प्लांट अलग है, हालांकि ये भी एक रोज प्लांट है और ये भी एक रोज प्लांट है, बट जीन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना। तुम भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूं, बट तुम्हारे अंदर डिफरेंट जीन है, मेरे अंदर डिफरेंट जीन है, बस वही केस, ठीक है। सो दिस इज क्योंकि जीन्स में डिफरेंस आने वाला केस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए बच्चों? चलो अब एक कुछ बातें देख लो। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए, इनफैक्ट जिटोनोगैमी कराने के लिए भी हमें कुछ कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन कराने में। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन खुद से तो चल के जाएगा नहीं, उसको कुछ हेल्प चाहिए होगी, तो वो दूसरों से हेल्प मांगता है, यार कोई तो हेल्प कर दो मेरी। तो कुछ फैक्टर्स जो उसको हेल्प करते हैं वो क्या है? देखो, अगर कोई जिंदा फैक्टर उसकी हेल्प कर रहा है तो बायोटिक फैक्टर हो गया, और अगर कोई मरी हुई तो नहीं बोलेंगे, अगर कोई नॉन लिविंग नेचर का पार्ट उसको हेल्प कर रहा है तो अबायोटिक फैक्टर बोल देंगे। समझ गए? तो जिंदा में क्या क्या है? देखो, जिंदा में सबसे कॉमन इंसेक्ट्स ही होते हैं। देखो, इंसेक्ट्स, बैट, स्नेल, बर्ड्स,
कॉमनली तुमको पता है सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराने में हनी बीज कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो दिन भर कितना मस्त पॉलिनेशन करवाती रहती है, तो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में ही आती है। तो अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हुआ, अब ये जो चारों शब्द आ रहे हैं वो तुमको याद नहीं रखने, एकदम दिमाग में रटना नहीं है, बट डेफिनेटली तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखो इसको हम बोलते हैं एंटीमोफिली। याद करने का सिंपल तरीका, एंटीमो, एंटीमो में आगे आ रहा है एंट, एंट क्या होती है, इंसेक्ट होती है ना, तो एंटीमोफिली इंसेक्ट, आंट, बात खत्म। चलो नेक्स्ट पे आओ। बैट, बैट का कोई ट्रिक नहीं है। चिरु मतलब ये क्या हो गया, चिरोपेट्रोफिली, ठीक है। बैट के केस में कोई ट्रिक नहीं है। आगे आ जाओ। स्नेल, मोलोफिली। बेसिकली देखो बैट वाला जो होता है ना, इनफैक्ट बैट और स्नेल से ज्यादा कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स होते हैं, तो ये तुम याद कर लो, ये तुम्हें याद हो जाएगा एंटीमोफिली, एंड बर्ड्स वाला पता होना चाहिए ऑर्निथोफिली, ठीक है। ये चारों हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली जो बायोटिक फैक्टर हेल्प कर रहे हैं वो कौन कौन मेन है, पहला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट, सेकंड नंबर पे बर्ड, ये बैट तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, और लास्ट में स्नेल, क्योंकि देखो यार स्नेल हर जगह नहीं जाता, तो अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मेन इंसेक्ट, फिर बर्ड, फिर बैट एंड देन स्नेल, ठीक है। आगे आओ इधर की साइड। अबायोटिक फैक्टर क्या है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो भाई एक हवा है एक पानी है, दो ही मीडियम है जो कि हेल्प करते हैं। तो अगर हवा के थ्रू, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो, एनीमोफिली, एनीमो एयर, समझ आ रहा है ना, तो एनीमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन। और लास्ट है वाटर पॉलिनेशन, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड आ जाता है, तो हाइड्रोफिली, ठीक है। इस वाली पूरी इमेज का तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें इजी रहेगा पढ़ना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने पॉलिनेशन भी करा दी, यानी कि अब हम बिल्कुल एंड पिक्चर पे चल रहे हैं, हमें अब फर्टिलाइजेशन ही करवानी। देखो क्या होगा, ये देखो पॉलिनेशन के बाद ये पॉलन ग्रेन आके इस पे गिर गए, कहाँ पे गिरेंगे, स्टिग्मा पे। इसी का ही एक इमेज अगर तुम ध्यान से देखोगे कुछ ये रहा, देखो ये रही पूरी की पूरी स्टिग्मा और ये रहा स्टाइल, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, दिख रहा है तुमको, स्टिग्मा एंड स्टाइल। और उसके ऊपर तुम्हें ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये देखो ये दिख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन गिरे हुए, समथिंग लाइक दिस, ये देखो पॉलन ग्रेन गिरे हुए। तो यही सेम चीज को तुम्हें हमने डायग्राम में दिखाया, वो कुछ इस तरीके से है। देखो ये रही स्टिग्मा, ये रही स्टिग्मा, और इसके ऊपर आके गिर गए पॉलन ग्रेन। अब क्या होगा, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ आके गिरेंगे, यहाँ पे स्टिग्मा स्टिकी स्टिकी होता है, भाई तुमको पता है ना, ये रहा स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा पे ऊपर आके गिरे पॉलन ग्रेन, डिजाइनर पॉलन ग्रेन बनाते हैं, थोड़े से तो अच्छे दिखने चाहिए ना भाई, इतनी मेहनत कर कर आए हैं ये लोग, ठीक है। ये रहे हमारे पॉलन ग्रेन। अभी क्या करना है, हमें इनमें से पॉलन ट्यूब निकालनी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, स्टिग्मा जो है ना ये काफी स्टिकी होती है, यहाँ पे काफी स्टिकी होती है, ठीक। स्टिकी होती है तो यहाँ पर पानी होता है, भाई स्टिकी क्यों है, क्योंकि इसमें पानी है प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। क्या होता है, पानी है और न्यूट्रिएंट है, ठीक। पॉलन ग्रेन आके लैंड करे, इतना बड़ा सफर करके आए, थक गए बेचारे, ठीक। तो यहाँ से आते ही पानी और न्यूट्रिएंट पी लेते हैं। अल्टीमेटली देखो ये तो बकवास है, कोई थकते वकते नहीं है। रियलिटी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब आके यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा स्टिकी स्टिकी है, पानी खूब सारा है, न्यूट्रिएंट खूब सारे हैं, तो बेसिकली एंडो ऑस्मोसिस हो जाता है, समझ रहे हो तुम। बेचारे थके हारे पॉलन ग्रेन एंडो ऑस्मोसिस कर करके खूब सारा पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है। पानी पी के ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये देखो ये थोड़े मोटे हो गए, ये लो इनका हाल ही बेहाल हो गया, इतना पानी पी लिया इन्होंने, ये लो एकदम यूं हो गए, ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। अब जब ये स्वेल हो जाएंगे तो तुम याद करो, जब मैंने तुम्हें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने तुम्हें बताया था एक एक्साइन होता है एक इंटाइन होता है, ये देखो ये रहा वो स्ट्रक्चर, तुमको याद है ना, एक्साइन इंटाइन। तो ये रहा एक्साइन, ये रहा इंटाइन। मैंने तुम्हें कहा था एक्साइन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, किसका बना हुआ होता है, स्पोरोपोलिनिन का, दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। पर इसमें से अगर सब जगह स्पोरोपोलिनिन होगा तो पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी, इसलिए एक्साइन एक जगह छोड़ देता है जहां पे वो स्पोरोपोलिनिन नहीं चिपकाता, और उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का मतलब वही जगह जहां से पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, समझ आई।
पॉलन ट्यूब जिस जगह से ग्रो करती है वो एग्जाइन का वो पार्ट होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं चिपका होता। बस आराम से तुम ट्यूब निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ निकली हुई इनकी पॉलन ट्यूब, ये देखो निकल रही है पॉलन ट्यूब। तो ये कौन सा हिस्सा है? जर्म पोर वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो ये निकाल दो इनकी भी पॉलन ट्यूब, ये लो हमने निकाल दी पॉलन ट्यूब, ओके निकल गई। अब तुम याद करो, मैंने नेक्स्ट बात तुम्हें बताई थी कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती हैं। जब भी आप एक पॉलन ग्रेन देखते हो उसमें 2 सेल्स होती हैं। जो बड़ी वाली सेल होती है दैट इज वेजिटेटिव सेल, जो छोटी वाली सेल होती है जिसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। पढ़ा था अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हमने क्या बोला था? 2 सेल्ड स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों सेल्स को निकालना है। भाई एक सेल निकलेगी, वेजिटेटिव सेल कहती है भाई मैं बड़ी हूं, मैं आगे जाऊंगी। क्या हुआ? वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी है ना, तो वो बहुत अपनी मतलब ना नेतागिरी चलाती है, कहती है मैं ही जाऊंगी भाई आगे, मैं बड़ी हूं, मैं जाऊंगी, ठीक। पर मैं कमाल करके दिखाऊंगा। वो चुपचाप पीछे पीछे चलता है। क्या हुआ है? वेजिटेटिव सेल आगे चल रही है, जर्म सेल पीछे चल रही है, यानी कि जनरेटिव सेल पीछे चल रही है। जनरेटिव सेल पीछे इसलिए चल रही है क्योंकि उसको पता है असली कमाल तो मैं ही करने वाली हूँ, बनने दो इसको नेता, क्या दिक्कत है। रियलिटी में वेजिटेटिव सेल आगे इसलिए चलती है क्योंकि उसका काम होता है गाइडेंस देना। भाई बड़ा है ना, तो बड़े का काम तो ये होता है ना गाइडेंस देना, ठीक है भाई, कोई नहीं, कोई गल नहीं, करवाओ इसकी गाइडेंस, दिखाओ। ये देखो ये चल रहा है आगे, ये चल रहा आपका वेजिटेटिव सेल आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ हो जाता है जनरेटिव सेल। जब तक वेजिटेटिव सेल रास्ता खोजता हुआ नीचे जाता रहता है, समझो तुम। अरे यार पॉलन ट्यूब में वो भी तो पहली बार ही जा रहे हैं ना, वो थोड़ी ना बार बार इस फ्लावर में आ चुके हैं, तो इनके लिए भी ये रास्ता अनजाना है। तो पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती जा रही है, वेजिटेटिव सेल आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ इस तरीके से। मीनवाइल पीछे का जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता हुआ चलता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेजॉरिटी प्लांट में तो ये 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, और 2 सेल को अल्टीमेटली 3 सेल बनना है। तो क्या होता है, ये आगे गाइडेंस देख रहा है, ये आगे गाइडेंस दे रहा है, ढूंढता हुआ आगे ऐसे देखता हुआ चल रहा है। मीनवाइल पीछे ये डिवाइड कर जाता है, ये जो है ना, ये इस मौके का फायदा उठा के डिवाइड कर जाता है। देखो ये बन गए आपके पास 2 नए सेल। तो जेनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 नए सेल बना लिए, और ये जो 2 नए नन्हे मुन्ने सेल्स बने हैं यही है हमारे मेल गैमेट्स, यानी कि जेनरेटिव सेल ही असली में लास्ट में 2 मेल गैमेट देती है। यानी कि अब आपके पास एक पॉलन ग्रेन से जो सेल जा रही है ना, उसमें कितने गैमेट हैं? 2 मेल गैमेट। कहानी समझ आ गई यहाँ की? अब देखो आगे देखो, ये नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये पॉलन ट्यूब नीचे ग्रो कर रहा है, ठीक है। मीनवाइल ये रही अपनी सेल, इधर इसी में ही 2 मेल गैमेट है, और ये रही हमारी वेजिटेटिव सेल, ये रही हमारी 2 मेल गैमेट। इतनी कहानी तो तुम्हें क्लियर ही हो चुकी है। अब क्या होगा, अपने घर में जब कोई आता है, कभी कभी उसको रास्ता नहीं मिलता, अपन उसको लेने जाते हैं ना, ये अपना जिम्मेदारी बन जाती है कि यार बुलाओ बेचारे को, ढूंढ रहा होगा घर, ठीक है। सिमिलरली ये ओव्यूल को भी ऐसे ही दिक्कत लग, उनको रास्ता नहीं पता, कहीं वो रास्ता भटक गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो तुम्हें याद है अपन ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये पढ़ा था अपन ने, फिलीफॉर्म अपैरेटस पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, सिनर्जिड्स। अब इनका कोई काम नहीं। सुनो बेसिकली क्या होता है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये कुछ केमिकल रिलीज करना शुरू करते हैं। ये भाई ऐसे ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इनके पाँव तो है नहीं, पाँव होते तो ये दोनों पाँव निकाल कर लेने चल जाते, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कुछ केमिकल रिलीज करना शुरू करते हैं, और केमिकल क्या करता है, बेसिकली केमिकल इनको गाइड करता है, आओ नीचे आओ, हम यहाँ हैं। वापस सुनो, इनका घर नीचे, बिल्कुल ही नीचे, देख लो ना यार तुम, इतना बड़ा रास्ता है और ये बिल्कुल नीचे है। अब नीचे बैठे हुए वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं, अब मेल गैमेट आएंगे, अब मेल गैमेट आएंगे। मेल गैमेट तो फिर रास्ता ही ढूंढ रहे हैं बेचारे, पहली बार आए, उनको रास्ता थोड़ी याद है, तो उनको रास्ते में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक खुद ही केमिकल रिलीज कर करके उनको नीचे बुलाता है, कहता है अरे नीचे आओ, वी आर हेयर, प्लीज कम। देखो इस तरीके से गाइड कर कर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ऐसे नीचे करवा देता है। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये लो पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो कर गया, ठीक। पॉलन ट्यूब जब नीचे ग्रो कर जाता है तो ये रहे अपने पास, ये तो अपना वही है सेम एंटीपोडल, ये सेकेंडरी सेल, और ये रहे अपने ये तीनों बहादुर लोग, ठीक। ये आ गई अपनी पॉलन ट्यूब।
अब सिनर्जिट कुछ गेम खेलती हैं, क्या करती हैं देखो। और ये रहे हमारे पीछे दो पोलर नहीं सॉरी मेल गैमेट, ये लो मैं कलर कर देती हूँ, दो मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट, ठीक। ये जैसे ही अपना अंदर थोड़ा सा मुंह डालते हैं ना, ये भाई पोलन ट्यूब जो है वो थोड़ा सा अंदर मुंह डालती है, सिनर्जिट एक बस्ट हो जाता है। कहानी सुनो, पोलन ट्यूब अंदर एंटर करी, एकदम से सिनर्जिट धमाका करके बस्ट हो जाता है, ठीक है। बस्ट होने से क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा इसका जो अंदर का मटेरियल है ना वो बिखर जाएगा, बर्स्ट हो गया। अच्छा कभी मैं जब मैं ऐसे बोल रही हूँ बर्स्ट हो जाता है तो ऐसे मत समझना कोई फटाके की तरह बर्स्ट हो जाता है, नहीं। इनका बर्स्ट होने का मतलब है धीरे धीरे से इसके अंदर से जो लिक्विड है ना वो निकलना शुरू हो जाता है, कोई फटाके की तरह भचाक करके बर्स्ट नहीं होता ये, ठीक है। बर्स्ट हो गया, कंटेंट निकाल दिया, ठीक है। अब ये कंटेंट निकल गया, यहाँ पे ये पोलन ट्यूब थोड़ा सा इसके अंदर जब घुस चुकी है तो ये कंटेंट ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाने लग जाएगा। क्यों भाई, एंडोऑस्मोसिस होने लग जाएगा। तो एक बार फिर यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, एंडोऑस्मोसिस करवा दिया हमने, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट सुनो, एंडोऑस्मोसिस कर करके पोलन ट्यूब भी मोटी हो जाएगी और पोलन ट्यूब भी बचा करके बर्स्ट हो जाएगी। यानी कि पहले तो ये बर्स्ट हुआ, पहले तो ये फटा, उसके बाद पोलन ट्यूब फटी, दोनों फट गए। देखो अब इमेजिन करो कैसा सा स्ट्रक्चर होगा, ये देखो ये है अब नया स्ट्रक्चर फटा हुआ सा, ठीक। फटते ही पूरा का पूरा काम इजी हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, ये देखो वेजिटेटिव सेल भी फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। तो अब ये दो गैमेट अपने जो थे, दो मेल गैमेट, उनको रास्ता मिल जाता है अंदर घुसने का। ये लो, हमने ये पूरी साजिश की वेजिटेटिव सेल को आगे से हटाने के लिए, पोलन ट्यूब की कुप्पी आगे से हटाने के लिए, एंड सिनर्जिट से भी रास्ता खाली करने के लिए सारे अपन ने जगह बना दी ताकि ये हमारे दोनों प्रिंस चार्मिंग अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये दो बंदे आए, ये एक प्रिंस चार्मिंग 1, एक प्रिंस चार्मिंग 2। प्रिंस चार्मिंग तो नहीं है, कुछ भी नहीं है रे पागल है, ये तो मेल गैमेट है, दोनों दो मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट्स, ओके। अभी जब 2 मेल गैमेट आते हैं तो यहाँ पे रानी तो एक ही है, रानी नहीं सॉरी प्रिंसेस, ये रही हमारी प्रिंस की शादी करवानी जरूरी है अपन को। तो क्या होता है, एक मेल गैमेट, ध्यान से सुनना ये बात, अब ये रहा एक मेल गैमेट, ठीक है, और ये रही अपनी ये लो, ये कौन है, अपनी फीमेल गैमेट, ठीक है। थोड़ी सी सुंदर सी आंखें बना लेते हैं इसकी, ये हमारा एग यानी कि फीमेल गैमेट। तो ये रहा मेल गैमेट और ये रहा फीमेल गैमेट, इन दोनों की शादी करा देते हैं अपन, और एज अ रिजल्टेंट पहली सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। लो करवा दिया तुमने। तुमको पता है जब भी फर्टिलाइजेशन हुई और असली में जाइगोट बन जाए यानी कि तो ट्रू फर्टिलाइजेशन, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, और इसका दूसरा नाम है उर्फ सिनगैमी। इसका दूसरा नाम क्या है, सिनगैमी। तो तुम सिनगैमी बोलो चाहे ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, ये n नंबर ऑफ गैमेट लेकर आया था, ये n नंबर ऑफ गैमेट लेकर आया था, तो जुड़ के कितना बन गया, 2n बन गया, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे आओ, कहानी सुनो आगे की। अब दूसरा दो जो थे, अब ये एक था ये दो था, एक को तो अपन ने किसके साथ कर दिया, एग के साथ कर दिया और जाइगोट बना दिया, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होगी। अब इस दूसरे वाले का क्या करें यार, इसके साथ भी गलत हो रहा है, इसको भी अपन किसी ना किसी के साथ तो इसकी भी शादी करा ही देते हैं। तो देखो ये रहा आपका, ये स्ट्रक्चर याद है तुम्हें, ये कौन थी, दो बहनें पोलर न्यूक्लियाई जो कि दोनों फ्यूज करके बैठी थी सेंट्रल सेल पे, ये 2n बन के बैठी थी। तो ये एक्चुअली में ये है, ये असली में ये है, देख रहे हो तुम, ये भले एक ताज पहनी है बट एक में ये दो हैं। मेल गैमेट दूसरा जो होता है ना उसको कहते हैं बेटा तू इसके साथ शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई नहीं, ये इसके साथ अपन इसका फ्यूजन करा देते हैं, ये रहा वो दूसरा, ये इसके साथ फ्यूजन हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये 2n है भाई, ये पहले से फ्यूज करके बैठी है अपना न्यूक्लियस,
3n कितना होता है बच्चों, 3n होता है। तो जो नई सेल बनेगी, ध्यान से सुनना, ये है हमारी नई सेल। ये देखो नई सेल 1 2 3, ये बहुत ही खुश है। इस भाई के पास 3n क्रोमोसोम होते हैं, ये देखो 3n। ये है कमाल की बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम कतई मत घबराना। 2n और n मिलके यहाँ पर 3n बने, क्योंकि यहाँ पे 3n जुड़ गए, इसलिए इस फ्यूजन का नाम भी इजी रख दिया। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? n प्लस n प्लस n, 3n जुड़ के 3n बन गए, इसलिए इस मेथड का नाम ही ट्रिपल फ्यूजन रख दिया। और इससे रिजल्ट से जो सेल बनती है उसको लोग प्यार से बोलते हैं एंडोस्पर्म। उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, या फिर PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दोनों बोल सकते हो तुम, चाहे तो तुम न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बोल सकते हो, या चाहे तो तुम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा। एंडोस्पर्म तो आ ही रहा है उसके अंदर। एंड क्योंकि यहाँ पे 3n फ्यूज करें, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है पिक्चर? फर्टिलाइजेशन समझ आ गया? अब देखो, इस पूरी कहानी में अगर मैं पूरी कहानी बोलूं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन असली में कितनी बार हुआ है? कितनी बार यहाँ पे फ्यूजन हुआ है? यहाँ पे टोटल 2 टाइम्स फ्यूजन हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये पिक्चर तुमको? चलो अब आगे चलते हैं। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो अपन खत्म करने वाले हैं। अब देखो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। तुमको याद रखना है, जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल अंदर जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, फाइनली वहीं पे सीड बनेगी। तो ये लो, यही आगे जाके सीड बनेगा, और जो बाहर की ओवरी थी ना फूली फूली सी, वो फ्रूट बनेगी। ये बात मत भूल जाना, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। क्या हुआ है देखो, ये देखो, ये जो है ये ओवरी है, ये आगे जाके क्या बनेगी? फ्रूट बनेगी। और ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर ये सब काम हुआ है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनेगा। तो अब एक्चुअली में क्या होता है देखो, ये देखो, ये बन गई तुम्हारा एंडोस्पर्म 3n, मैंने बताया ही था। आगे देखो, ये बन गई मेन सेल, और एक इधर की साइड अपना एक्चुअल ट्रू फर्टिलाइजेशन होकर ये जाइगोट बन गया। तो ये बाकी सेल्स का क्या होगा? सिनर्जिड जो एक बच गई थी, ये एंटीपोडल सेल जो बच गए हैं, इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये धीरे 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 बेचारे डीजनरेट हो जाएंगे। इनका कुछ मजा ही नहीं आया ना, इनका पूरे काम में इनका कोई रोल ही नहीं था, तुमको कोई मजा नहीं आया, तो ये दुखी होकर धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट होते हुए इनमें से जो भी न्यूट्रिएंट निकलेंगे वो हम इस डेवलपिंग जाइगोट को देते जाएंगे। समझ आ गई तुमको? डीजनरेट होते होते इनमें से जो भी न्यूट्रिएंट निकलेंगे वो तुम किसको दे दोगे? इस डेवलपिंग जाइगोट को दे दोगे, और डेवलपिंग जाइगोट इसको ले लेके न्यूट्रिशन पाता रहेगा। क्लियर है? ये पिक्चर खत्म हो गई तुम्हारी। तुमको समझ आ गया इसका क्या हुआ, इनका क्या हुआ और इसका क्या हुआ। अब तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, ये एंडोस्पर्म करता क्या है? तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी असली में न्यूट्रिशन देने के लिए, ताकि जो तुम्हारी सीड बनेंगी ना अभी, उन सीड में जाइगोट जब एम्ब्रियो बन जाएगा, आगे डेवलप होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म रहेगी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। देखो, ये जाइगोट है, जाइगोट डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से देखो ये दिल वाला एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड बन गया, फिर ये देखो आगे जाके सीड डेवलप हो गई। अब आगे तुमको सीड के स्ट्रक्चर में ये 3 बातें याद होनी चाहिए। रेडिकल बन जाता है, कॉटिलिडन बन जाता है, प्लूम्यूल बन जाता है। ऐसे पढ़ते हो ना तुम, कोई भी सीड का स्ट्रक्चर देखते हो ऐसे बोल देते हैं कि ये वाला पार्ट है कॉटिलिडन, ये ऊपर जो जा रहा है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, नीचे जो जा रहा है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, तो ये जाके आगे क्या फॉर्म करेगी? आपका रूट सिस्टम। ये आगे जाके क्या फॉर्म करेगी? शूट सिस्टम। बस। कॉटिलिडन क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यूट्रिएंट्स। ये भंडारा है न्यूट्रिएंट्स का, ताकि प्लांट को ग्रो करने के लिए सब कुछ मिल जाए। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक है ना, प्लांट जब शुरू में सीड से ग्रो करना शुरू करता है, तो भाई ना तो तुम खाना देने जा रहे हो उसको, ना मैं खाना देने जा रही हूँ, कोई नहीं जा रहा, तो उसके पास अभी लीफ भी नहीं है, लीफ भी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। तो शुरुआत के दिनों में जब तक उसके पास लीफ नहीं बन जाती ना, तब तक ये कॉटिलिडन उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? क्लियर है पिक्चर? चलो आगे चलते हैं। बस यही सेम जो कहानी मैंने तुमको बताई ना, इसी का ही एक पिक्चर है। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से जूम करके देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बस
अब पिक्चर खत्म होने वाली है फाइनली। देख तो ये अपनी सीड्स हैं, है ना, तुमको पता हो तो तुमने पढ़ रखा होगा एंजियोस्पर्म में 2 टाइप की सीड होती हैं। कुछ सीड होती हैं डाइकॉट सीड और कुछ सीड होती हैं मोनोकॉट सीड। ठीक है, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में क्या डिफरेंस होता है वो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी टिश्यू चैप्टर में। टिश्यू चैप्टर का पार्ट है एक्चुअली में, है ना। अभी इधर देख लो, ये रही सीड, है ना, ये देखो इसी का पार्ट दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखो। इसमें ये देखो, ये निकलता हुआ दिख रहा है तुमको प्लूम्यूल, जो कि पत्तियों जैसा दिख रहा है, जो कि आगे जाके एक्चुअली में शूट पार्ट बन जाएगा। ठीक, और ये नीचे से निकल रहा है, देखो नीचे की साइड, ओवरऑल नीचे की साइड, दिस इज रेडिकल। तो प्लूम्यूल एंड रेडिकल का काम नहीं भूलना कि ये शूट सिस्टम फॉर्म करेगा एंड दिस विल फॉर्म द रूट सिस्टम। आगे देखो, ये बीच का एरिया है, ये बीच में एरिया है। इस बीच के एरिया जो कॉटिलिडन है, इसकी रेंज से ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल और इसके नीचे वाला पार्ट कहलाता है हाइपोकोटाइल। हालांकि तुमको याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। इधर वही सेम चीजें मार्क हो रही हैं, देखो इधर भी एंडोस्पर्म जो कि फूड को बचा के बैठा है, और इधर वही सीड कोट, और ये मेन इधर एम्ब्रियो। ठीक है, समझ आ गया, जितना जरूरी मैंने तुम्हें बता दिया। चलो अब आओ, मैंने तुम्हें बताया था फाइनली जब सब कुछ हो जाएगा, तो जब ये फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाती है ना, तो सेपल, पेटल, स्टेमिन वगैरह सब धीरे धीरे सूख के गिर जाते हैं और फाइनली रेडी हो जाता है आपका फ्रूट। एफ फॉर फ्रूट। अब देखो फ्रूट में क्या होता है, ये जो सीड बनती है, ये जो तुम्हें अंदर दिख रही है ना सीड, ये असली में ओव्यूल है, और ये जो तुम्हें बाहर दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन जिसको अपन खाते हैं, ये असली में उस फ्लावर की ओवरी खा रहे हो आप। ठीक है, अब आगे सुनो, इस पार्ट को भी, ये यहां से लेकर यहां तक का जो ग्रीन पार्ट है, इसको हमने 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, इसके भी 3 नाम रख दिए। देखो जो एक बाहर की लेयर फॉर्म कर रहा है, ये देखो बाहर की इस तरीके से समथिंग लाइक दिस, इसको नाम दे दिया एक्सोकार्प। ठीक है, फिर जो तुम खाते हो पल्पी पल्पी, ये वाला रीजन, ये पूरा अपन खाते हैं ना हमेशा, दिस इज कॉल्ड एज मीजोकार्प। और जो जस्ट सीड के बाहर हो, जो जस्ट सीड के बाहर कवरिंग करके बैठा हो, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। सिंपल है। एक्सो वर्ड का मतलब ही होता है एग्जिट पे, एंडो मतलब का मतलब ही होता है अंदर की तरफ। ठीक है, और तीनों को मिला के हम एक प्यारा नाम देते हैं पेरिकार्प। ध्यान से देख लो तुम डायग्राम को, पेरिकार्प, इसी में बाहर वाला एक्सोकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, अंदर वाला एंडोकार्प। चलो आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ह्यूमंस के बारे में आप पढ़ रहे हो, पहली बात तुमको पता है ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ये तो अपन को पता है। देन यूकैरियोटिक हैं, तो काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं अपन लोग। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारा रिप्रोडक्शन भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हम बेसिकली कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। हम बाइसेक्सुअल हैं कि यूनिसेक्सुअल, इसका जवाब तुम दोगे। हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है कि यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल जो भी तुम बोलना चाहो उसका जवाब कमेंट में देना। चलो आगे आओ, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अब तुम बताओगे कि हम और तुम यूनिसेक्सुअल हैं कि बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। प्लीज आई होप कोई गलत नहीं करेगा इस बात को, बड़ी ही दुविधा वाली बात है, तुम याद कर लेना, वी आर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलो आगे चलो। हमारे अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं, रिप्रोडक्शन की कुछ स्टेप्स होती हैं। स्टेप्स का मतलब हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि हम बचपन में होते से ही रिप्रोड्यूस करने लग जाए, नहीं, कुछ पूरा प्रॉपर मेच्योर होते हैं। मेच्योर कैसे होते हैं, पहले शुरुआत में तो तुम खुद ही बेबी होते हो, है ना। बेबी डेवलप करता है, चाइल्ड बनता है, पहले तो चाइल्ड डेवलप करता है, अडोलेसेंट बनता है। अडोलेसेंस एक पीक एज है जहां पे इसकी बॉडी में बहुत बदलाव आएंगे। जिस एज में तुम बिलोंग करते हो, इसी एज को हम बोलते हैं अडोलेसेंस एज। इस एज में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस का मतलब है आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आप लंबे हो रहे हो, आप इनफैक्ट आप फील भी करते होंगे कि आपकी सोचने समझने की एबिलिटी भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारे फीचर किस एज के हैं, एडोलेसेंट एज के, और इसको पार करते ही तुम बन जाओगे अडल्ट। ठीक है, और एक बार फिर अडल्ट बन गए तो देखो बुढ़ापा तो सबका ही आना है, तो अल्टीमेटली आप क्या हो जाओगे, ओल्ड, और जो आया है वो तो जाएगा ही इसी दुख के साथ, अल्टीमेटली सबकी क्या हो जानी है, डेथ। समझ गए तुम, जिसने बर्थ लिया है उसकी डेथ तो अल्टीमेटली हो ही जानी है। ठीक है, चलो आगे आओ।
अभी अपन आते हैं एडोलेसेंट एज में। जो भी चेंजेस आए, जो भी तुम्हारे अंदर चेंजेस आते हैं वो जनरली किस एज में आते हैं? तो ऐसा कोई एज फिक्स है क्या? तो देखो फिक्स एज तो नहीं है यार। ऐसे मतलब किसी के अंदर कभी जल्दी हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, किसी में लेट आते हैं। आजकल के बच्चों में काफ़ी जल्दी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, जो बेसिकली बाहर के आपके फैक्टर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके अंदर कितना हार्मोनल लेवल चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। आपके आसपास अच्छा ओवरऑल अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छे लोगों से बातचीत किया करो, अच्छी संगति, अच्छे दोस्त डेवलप करो, सो दैट आपकी बॉडी एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में डेवलप हो। दिस इज अ वेरी बिग फैक्ट। दिस इज द पीक पॉइंट जब तुम्हारे अंदर ना सिर्फ बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, बट आपकी जिंदगी में भी चेंज आ रहा है। जितना अच्छे से आप इस एज में अपने करियर पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली आगे जाके तुम्हारा करियर अच्छा होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर बॉडी। ठीक है, चलो आगे आओ। बॉडी में दोनों ही आता है। देखो सोच भी बॉडी में ही है और डेफिनेटली बॉडी की ग्रोथ भी है। ग्रोथ तुम नहीं संभाल सकते, बट सोच तुम संभाल सकते हो। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। अडल्ट। अडल्ट में तो वो सारे फीचर डेवलप हो ही जाते हैं। अब अडोलेसेंट एज में किस एज में लोगों में डेवलपमेंट होता है? तो देखो देखा जाता है कि गर्ल्स में कंपैरेटिवली जल्दी अडोलेसेंस वाला फेज आ जाता है। अराउंड 9 to 12 ईयर्स में इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बॉयज में थोड़ा सा डिले हो जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मैं मान के चलूँ अराउंड 13 to 15 ईयर्स। ठीक है, जिस एज में ये फीचर इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन से फीचर डेवलप हो रहे हैं यार, तो ध्यान से सुनो कौन से फीचर डेवलप हो रहे हैं। देखो पहली चीज तो इस एज में इनके अंदर हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। कौन से हार्मोन्स तुमको पता ही है। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मेल की अगर मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्लस इनके अंदर गैमेट बनना शुरू हो जाते हैं। गैमेट तुमको पता ही है, मेल की बात करें तो स्पर्म, फीमेल की बात करें तो ओवा। ठीक, प्लस इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा अपने अंदर। ठीक है, अब आगे सुनो। गर्ल्स और बॉयज का मैंने तुम्हें एज बता दिया। इस जिस पर्टिकुलर एज में उनकी बॉडी में चेंज आ जाता है ना, जब से शुरू होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट वाली एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। समझ गए? तो तुम ये वाली बातें याद रखोगे। प्यूबर्टी और अडोलेसेंस में क्या डिफरेंस है? अडोलेसेंस एक फेज है। अडोलेसेंस एक फेज है जिस पॉइंट पे तुम अराउंड, जैसे गर्ल्स है 9 to 10 ईयर्स से मान के चलते हैं हम, सब के अंदर 18 से 19 साल तक आपके अंदर ये अडोलेसेंस फेज चल रहा है। ठीक है, इस फेज में तुम्हारी बॉडी में कब डिफरेंस आएगा? प्यूबर्टी में। बात समझ गए तुम? समझ गए ना यार, ये तो बहुत इजी है। अडल्ट का मतलब क्या होता है? 18 के बाद हम मानने लग जाते हैं इंसान अडल्ट हो गया। अडल्ट में वो करीबन कितना 30-35 तक तो वो अडल्ट ही रहता है। मतलब 35 भी नहीं यार, 40 तक तो इंसान को जवान रखो। 40 साल तक हम मानते हैं कि यार ये अडल्ट है। उसके बाद धीरे 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 आजकल तो बहुत जल्दी बूढ़े भी होने लग जाते हैं लोग, है ना। सो इस फेज को मैंने बोल दिया अडल्ट फेज। ठीक है, या अडल्टहुड बोल दिया। सिमिलरली अडोलेसेंस भी एक फेज है जो कि 9 साल या 10 साल से शुरू होके 18 से 19 तक रेंज करता है। इस पूरे फेज के बीच में तुम्हारे अंदर कब चेंजेस आ रहे हैं, वो तुम्हारी प्यूबर्टी। क्लियर है इन दोनों टर्म्स का मतलब? चलो आगे चलते हैं स्टेप्स पे। क्या क्या स्टेप्स होती हैं, किस तरीके से हमारे अंदर रिप्रोडक्शन की स्टेप्स होती हैं। देखो पहली स्टेप होती है गैमेट बनना। पहली स्टेप तो भाई सिंपल है ना, पहले तो गैमेट बनेगा। तो हमारे अंदर पहला स्टेप क्या होता है? गैमेट प्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। देखो नाम से फिर पता चल रहा है। गैमेट जेनेसिस मतलब टू प्रोड्यूस, गैमेट का बनना। तो पहली क्या होता है? गैमेट का बनना। ठीक है, फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या है भाई? स्पर्म और ओवा को मिलाने के लिए भी तुमको डेफिनेटली वी नीड अ पैसेज। सो नेक्स्ट स्टेप इज कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन का मतलब होता है इट इज द एक्ट बाय विच मेल रिलीजेस द स्पर्म इन फीमेल बॉडी। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। फिर तीसरी स्टेप पे आओ। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर दो, यानी कि अब तीसरी स्टेप क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। करा दो फर्टिलाइजेशन, कोई दिक्कत ही नहीं फर्टिलाइजेशन करवानी। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म है इसको ओवा के साथ फ्यूज कराकर जाइगोट बना दो। ठीक है, ये लो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ये
आगे जाके डिवाइड करना शुरू करेगा। डिवाइड करेगा तो इसके बाद आपको क्या करवानी पड़ेगी, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट तुम क्या कराओगे भाई, पहले एम्ब्रियो बनाकर इम्प्लांट करा दोगे। इम्प्लांट करवाने के बाद तुम क्या कराओगे, इसके अंदर ग्रोथ कराओगे। भाई अब बेबी ग्रो करेगा ना, पहले तो जाइगोट था, फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, फीटस से बेबी बना, तो ये पूरा टाइम लग रहा है। इस पूरे टाइम को हम क्या बोल देते हैं, गेस्टेशन पीरियड। तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या आ जाता है, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड सब में अलग अलग होता है। देखो यार, इंसानों में हमारे अंदर 9 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड है, बट ऐसा सबके अंदर गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ नहीं होता। डॉग की बात करें तो 2 से 3 महीने उनका गेस्टेशन पीरियड होता है। हाथी की बात करें तो 2 साल गेस्टेशन पीरियड होता है उनका, समझ रहे हो। हमारी बात करें तो 9 मंथ होता है। तो गेस्टेशन पीरियड एनिमल्स पे वेरी करता है। और फाइनली जब सब कुछ हो जाता है, बिल्कुल बेबी कंप्लीटली रेडी है, तो लास्ट स्टेप कर दो, दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, बच्चे की फाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने तुमको स्टेप बताई जिनको अपन को देखना होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, चलो आगे आओ। अच्छा, एक स्टेप मैं तुम्हें एक और बताना चाहती हूँ। फर्टिलाइजेशन की जब तुम बात करो ना, तो ह्यूमंस के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, तुमने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब होता है बॉडी के अंदर। अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। तो अपन कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, इंटरनल। ह्यूमन, डॉग, कैट, है ना। फिर वो मेंढक, फ्रॉग, फिशेज, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मेल भी गैमेट रिलीज कर देता है, फीमेल भी गैमेट रिलीज कर देती है आउटर एनवायरनमेंट में, वहीं फ्यूजन हो जाता है, वहीं जाइगोट डेवलप हो जाता है और वहीं के वहीं टैडपोल वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, चलो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब अपन आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो पहली बात तो तुम्हें याद रखनी है, मेल के ओवरऑल जो ऑर्गन्स हैं उनको डिवाइड करा है 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी होती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरी होती है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, देखो प्राइमरी जो होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी मेल के पास कौन सा होता है, टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी ऑर्गन इन मेल। टेस्टिस को क्यों भाई इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। क्या क्या, देखो एक ये काम करता है, एक ये क्या काम करता है, गैमेट बनाता है। तुमको पता है कौन सा गैमेट बनाता है, स्पर्म। दूसरा यहीं पर ही हार्मोन बनते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी टेस्टिस लेके बैठा है, टेस्टोस्टेरोन बनाने की और स्पर्म बनाने की। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्राइमरी ऑर्गन। अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे ना मेल के अंदर, तो फिर बाकी किसी ऑर्गन का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया प्राइमरी। रिमेनिंग जितने भी सारे ऑर्गन आ रहे हैं, रेस्ट जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं, प्लस 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 बाकी सारे ऑर्गन, वो क्या बन जाएंगे, आपके सेकेंडरी ऑर्गन। ठीक है, चलो सो विद दिस अपन स्टार्ट करते हैं पहला प्राइमरी ऑर्गन से। देखो ये रहा प्राइमरी ऑर्गन, टेस्टिस, पहला ऑर्गन। ठीक है, टेस्टिस जो होता है भाई, मेल्स के अंदर टेस्टिस पेयर में होता है, एक टेस्टिस नहीं होता है, इट इज इन पेयर। अब जब आप पेयर की बात कर रहे हो, ठीक है, पेयर की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली पेयर में टेस्टिस ऐसे लटके हुए तो होंगे नहीं। ठीक, सो देयर इज अ सपोर्टिव सिस्टम, जिसको इस तरीके से एक स्किन का फोल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम जो होता है वो टेस्टिस को ऐसे ना बैग की, मतलब स्क्रोटम एक बैग बन गया और टेस्टिस उसके अंदर है। ठीक है, एक बैग जैसा बन गया। अब ऐसा क्यों किया, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो इसके चलते टेस्टिस बॉडी से बाहर चले गए। अगर स्क्रोटम है, इसी के कारण टेस्टिस बॉडी से बाहर चले गए। ऐसा क्यों किया भाई, बॉडी के अंदर रखना चाहिए था इसको, बॉडी के अंदर क्यों नहीं रखा जाता। स्क्रोटम टेस्टिस को बॉडी से बाहर इसलिए रखते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ये टेम्परेचर मेंटेन कितना करते हैं, ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत जरूरी है। बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से, जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उससे
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन करते हैं। ये लाइन में तुम्हें इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इसको बहुत ही गलत समझ लेते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने बोला जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, अराउंड 30 है, 32 तक है, तो इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, 30 है तो 28, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। इससे डेफिनेटली इसका मतलब क्या निकलता है जो मैंने बोला है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं ओवरऑल ही 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देते। नो, तुम्हारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5, अगर तुम्हारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 30 है, अपना मतलब अपन सबका 32 तक चलता है ना, तो इससे 2 कम कर दो, अराउंड कितना आ गया 30, 29, ये रेंज लेके चलो ऐसे, ठीक है। एंड ये टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं। आगे आओ टेस्टिस के काम पे। टेस्टिस क्या करता है भाई? ये तो प्राइमरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन है तो एक तो गैमेट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और दूसरा काम ये क्या करेगा? ये दूसरा काम करेगा टेस्टोस्टेरोन बनाने का, टेस्टोस्टेरोन बनाने का। अब ये काम करता है कैसे? देखो, चलो बच्चों, जितना आज कंप्लीट हो जाओ उतना ही बेस्ट है, पूरा तो आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा। चलो आगे आओ। ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने जूम करा है, देखो ध्यान से। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो कि जूम है, ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसको अपन ने कट कर दिया, इसके अंदर देखेंगे आप, ध्यान से सुनना। एक टेस्टिस के अंदर ऐसे लोब्स होते हैं, ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, देख रहे हो तुम, कंपार्टमेंट। ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में? इसमें तो 5-6 दिखाएं, बट एक टेस्टिस में ऐसे अराउंड 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं इतनी छोटी सी टेस्टिस में, ठीक है। फिर अपन एक कंपार्टमेंट को जूम करके देखते हैं, यानी कि ये मेरा एक मतलब मेरा नहीं, मेल के अंदर एक कंपार्टमेंट है, उसको अपन ने जूम किया तो उसके अंदर ऐसे ना, ऐसी कॉइल्ड सी ट्यूब्यूल्स है ऐसी, ठीक है। तो ऐसी 1 से 3, ध्यान से सुनेंगे, ऐसी 1 से 3 लिख देती हूं मैं, 1 से 3 बहुत ज्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट में इन कंपार्टमेंट को तुम जब जूम करोगे तो एक कंपार्टमेंट आया। इस एक कंपार्टमेंट में आपके पास ऐसे 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो रखी होती है, मतलब ना मुड़ा मुड़ा सा भयंकर वाला पाइप होता है, ठीक है। यही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिनके अंदर गैमेट बनते हैं। देखो, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं तुम्हें थोड़ा और जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखो, ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ओवरऑल ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें पार्ट दिख रहा है, देखो लिख रहा है ना क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। देखो, ये रही हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिख रही है तुमको? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये इसका अंदर का साइड है, ये इसका बाहर का साइड है, ठीक है। तो अंदर की साइड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें 2 टाइप की सेल होती है। कितनी टाइप की सेल होती है? 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक सेल्स का नाम होता है मेल जर्म सेल, पहली सेल का नाम क्या होता है? मेल जर्म सेल, और दूसरी सेल का नाम होता है सर्टोली सेल्स। क्या बोला मैंने? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब तुम काट के देखोगे, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको तुमने काट के देखा तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर जब हमने देखा तो 2 टाइप की सेल दिखी, ये तुम्हें दिख रही है 2 टाइप की सेल। देखो, ये गोले गोले वाली जो सेल्स दिख रही है ना, दीज आर योर मेल जर्म सेल, और ये जो लंबी लंबी सेल्स दिख रही है, देखो लंबी लंबी दिख रही है ऐसे निकली हुई, ये जो लंबी लंबी सेल्स दिख रही है ये है हमारी सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो अंदर देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके की सेल है, एक मेल जर्म सेल, एक मतलब ये तो 3-4 हो गई, एक मेल जर्म सेल, एक अपनी सर्टोली सेल्स, ठीक है। मेल जर्म सेल ही वो सेल है जो कि आगे मियोसिस करके गैमेट बनाने वाली है, यानी कि यही वो होनहार सेल है जो कि मियोसिस करके क्या बनाएगी? गैमेट, यानी कि स्पर्म्स बनाएगी, ठीक है। और सर्टोली सेल्स क्या करेगी? जो नन्हे मुन्ने नए नए स्पर्म्स बने ना, उनको अपने पास बुला के न्यूट्रिशन देगी। अरे यार, स्पर्म इज ऑल्सो अ लिविंग सेल है ना, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए वरना वो भी मर जाएगी, सेल ही तो है ना। सो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल्स करती है। तो ये रही, क्या करती है? ये प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ आ गई अपन को? ठीक है, इतनी बात तो समझ आई होगी।
कैसे डिवाइड करती है, क्या डिवाइड करती है, बाद में देखना है, अभी तुमको मेन बातें समझनी, ठीक है। तो ये दोनों बातों का मतलब समझ आ गया। अब देख लो, ये लिख रहा सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल है नहीं, एक्चुअली वो डिवीजन की सेल्स हैं, ये मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी। ये चारों एक्चुअली में मेल जर्म सेल्स से ही बनी है। आगे देखो, अब आओ बाहर की साइड, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके बाहर के एरिया में आ जाओ। ये देखो, ये जो बाहर की स्पेस है ना, उधर की स्पेस में आ जाओ। उधर की स्पेस में कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स। ये देखो बन रही हैं 1 2 3 4 5 ऐसे सेल्स बन रहे हैं। इन सेल्स का नाम होता है लेडिक सेल। और ये लेडिक सेल वो सेल्स हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसको तुम लोग प्यार से बोलते हो टेस्टोस्टेरोन। अब तुमको बात समझ आ गई होगी कि टेस्टिस कैसे दोनों काम करती है। बात समझ आई तुमको? रियलिटी में टेस्टिस में अंदर की जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो गैमेट बनाती हैं, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की लेडिक सेल्स होती है ना, ऐसी जो साइड में पड़ी हुई हैं, वो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का काम समझ आ गया आपको? टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है, मेल गैमेट कौन बनाता है, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब देखो, आगे सुनो, आगे सुनना ध्यान से। जो अभी आपने क्रॉस सेक्शन देखा वो इस टेस्टिस के इस एरिया को कट करके अपन ने देखा, ठीक है, समझ आ गया। अब तुमको जब ये समझ आ गया तो बस अब फाइनली हमें इसको वाइंड अप करना है, टेस्टिस को वाइंड अप कर देते हैं आज की क्लास में। ये लोब्यूल्स हैं, ऐसे ओवरऑल कितने लोब्यूल्स हैं? 250 लोब्यूल्स हैं, ठीक है। 250 के अंदर 250 में से एक को भी तुम लोगे तो उसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा डीप कॉइलिंग दिख रही होगी, ये दिख रही है आपको डीप कॉइलिंग, ये देखो डीप कॉइलिंग दिख रही है, ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। जब आप ध्यान से देखोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे बाहर निकल रही है ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स के थ्रू, ये देखो दिख रही है, ये देखो 1 2 3 4। इन छोटी छोटी ट्यूब्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? पहला आपने लिखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सारी ओपन अप करेंगी किसके अंदर? स्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर। दे आर गोइंग टू ओपन अप इन स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है। अभी स्ट्रेट ट्यूब्यूल यहाँ पे सारी जाके खुल गई, ये देखो, अब कलर चेंज कर लेते हैं अपन, देखो ये सारी यहाँ जाके खुल गई, ये देखो, ये एरिया दिख रहा है तुमको, ये एरिया जो है देखो, खूब सारी स्ट्रेट ट्यूब्यूल खुलने से बना है, ये एरिया दिख रहा है तुमको, ये एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज रेटेड टेस्टिस। पर्सनली मुझे इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक बनानी नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही याद हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, मतलब 1-2 बार बोलोगे ना तुमको याद हो जाएगा। सो यू डोंट नीड एनी ट्रिक टू लर्न दिस, ठीक है। आओ, रेटेड टेस्टिस आगे जाकर इस तरीके से, दूसरा कलर लेते हैं, ये देखो इस तरीके से ओपन अप हो रही है, ये छोटी छोटी सी नेक्स्ट ट्यूब्यूल में दिख रही है तुमको, ये दूसरी ट्यूब्यूल्स दिख रही है, ये इनको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इनको हम क्या बोलते हैं? वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया फाइनली इस तरीके से नए एरिया में ओपन अप हो जाती है। इस एरिया को, ये जो दिख रहा है तुमको, ये वाला अगेन जो कॉइल्ड एरिया है, इसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस, ये दिख रहा, ठीक है। तो वासा एफरेंशिया फाइनली किस में खुल जाएगी? एपिडिडमिस में, ठीक है। और एपिडिडमिस से फाइनली ये जो ओपन होगा ना, फाइनली ये ही ओपन अप करके आगे जाके निकल जाएगा एक ट्यूब में, जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। वापस सुन लो एक बार पैसेज। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बना, अब भाई उसको बाहर भी तो जाना है ना, वही बन के थोड़ा ना बढ़ जाएगा। तो स्पर्म जब अपना जर्नी शुरू करता है ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर स्ट्रेट ट्यूब्यूल में जाता है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल से निकलकर रेटेड टेस्टिस में जाते हैं, रेटेड टेस्टिस से निकल के वासा एफरेंशिया में जाते हैं, वासा एफरेंशिया से निकल के एपिडिडमिस में जाते हैं, एपिडिडमिस से निकल के वास डिफरेंस में जाते हैं। ये वो सीक्वेंस है जिससे स्पर्म अपनी जर्नी पार करता 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 बाहर निकल जाता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ एक बार एपिडिडमिस का काम, जो कि अपना टेस्टिस को ओवर कर देगा। देखो ये जो एरिया आपको ऊपर दिख रहा है, दिस एरिया, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में क्या होता है? जो स्पर्म्स यहाँ से एंटर करते हैं ना, इस एरिया से, वासा एफरेंशिया से, वो एंटर करते हैं एपिडिडमिस में। जब एपिडिडमिस में एंटर करते हैं तो स्पर्म के साथ बहुत सारी जरूरी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहली बात, वो यहाँ पे मैच्योर होता है।
कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर होता है, तभी तो मैच्योर होगा ना, मतलब ये पॉइंट पहले लिखना चाहिए था। ये यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पे जब वो स्टोर होता है तो इसकी काफ़ी खातिरदारी होती है, उसको मैच्योर होने में हेल्प किया जाता है। प्लस यहाँ पे वो मोटिलिटी गेन करता है। मोटिलिटी वर्ड का मतलब समझते हो? मूव करने की एबिलिटी, जो तुम्हें पता है ना, स्पर्म के पीछे टेल डेवलप होती है बढ़िया सी, है ना, तो वो टेल वाला जो फीचर है वो प्रॉपर यहाँ पे डेवलप होता है। समझ गए? तो एपिडिडिमिस का काम क्या है? एक आपने टेस्टिस पढ़ लिया। अब देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो इधर, इस डायग्राम को जब तुम नोट करोगे, आपने स्क्रोटम पढ़ लिया, आपने टेस्टिस पढ़ ली, टेस्टिस के ऊपर ये कैप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है एपिडिडिमिस, इसके बारे में तुम पढ़ रहे हो। और इसके बारे में अपन ने अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होते हैं, यहाँ पे मेच्योर होते हैं और अपनी मूव करने की एबिलिटी को गेन करते हैं। क्लियर है? इसके आगे से हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक। देखो इसके आगे ये रहा वास डिफरेंस, दिख रहा है तुमको वास डिफरेंस? तो वास डिफरेंस बेसिकली क्या है? कुछ भी नहीं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों साइड से, एक टेस्टिस इधर एक टेस्टिस इधर, उसके ऊपर एपिडिडिमिस इसके ऊपर एपिडिडिमिस, दोनों से निकलेगी पाइप जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। कुछ इस तरीके से देखो, ये रही एक टेस्टिस, ये रही एक टेस्टिस, इसके ऊपर एपिडिडिमिस, और ये देखो यहाँ से एक ट्यूब निकली जिसको हमने बोल दिया क्या? वास डिफरेंस। यहाँ से एक ट्यूब निकली, इसको भी हमने बोल दिया वास डिफरेंस। बस क्लियर है पिक्चर? यहाँ से क्या हो रहा है? स्पर्म यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। बस यहाँ तक एंड कर दो, यहाँ तक एंड कर दो। इसके आगे की जर्नी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि फिर एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो, सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने तुमको स्पेशली फ्लावर के बारे में जब पढ़ा था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो। एंड इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया, एज वेल एज यू एंजॉयड वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।